चलिए, आज का टॉपिक रेडिएशन में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे और कन्वेक्शन तो बहुत कम पढ़ना है। हेडिंग बनाओ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी जितना लिखवाने वाले हैं ये फिजिक्स वाले रेडिएशन में कहीं नहीं है, केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है, ठीक है। तो वहां काम आपको आएगा। आइए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ध्यान सुनो, कोई ब्लैक बॉडी हाई टेम्परेचर पर है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उससे जितने एनर्जी निकल रही है, उसके जितने फोटोन निकल रहे हैं, जब सभी फोटोन के एनर्जी को ऑब्जर्व किया गया, मैंने नहीं, प्लैंक ने मेजर किया था। तो प्लैंक साहब ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, कोई ब्लैक बॉडी है हाई टेम्परेचर पर, इट रेडिएट एनर्जी, उन्होंने जितना उससे फोटोन निकल रहा था, उन्होंने सभी फोटोन का मेजर किया एनर्जी। तो उन्होंने ये देखा कि इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन wavelength and energy of all photon are not same. एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, जो भी बोलो, all photon are not same. सनलाइट से लाइट आ रहा है, वहां से भी जितने लाइट आ रहे हैं, उसमें जितने फोटोन आ रहे हैं, सभी फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। सनलाइट से जो आ रहा है उसमें इंफ्रारेड भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, विजुअल भी है। मैंने कभी सीक्वेंस रटवाया था, एक बार सीक्वेंस रटो। सबसे हाईएस्ट एनर्जी गामा रे, सबसे हाईएस्ट एनर्जी गामा रे, गामा से कम एक्सरे, एक्सरे से कम अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से कम वायलेट, रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। मैं लिखवा दूंगा, ये सीक्वेंस बिल्कुल माइंड में सेट होनी चाहिए। एनर्जी ऑफ फोटोन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाईली एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक गामा रे, उससे कम एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, वायलेट, रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो जिसकी एनर्जी जितना ज्यादा होगा, अपने लिए वो उतना ही डेंजरस है। गामा, गामा अपने बॉडी आएगा तो अपन फिनिश। एक्सरे जो करवाते हो, वो भी काफी कम टाइम तक एक्सरे फोटोन बॉडी में दिया जाता है। अगर एक्सरे मशीन वाला थोड़ा सा, अगर 1 मिनट तक एक्सरे आपको दे दे, आपका बॉडी डैमेज हो जाएगा। तो एक्सरे मशीन जो ऑपरेट करते हैं, इसमें काफी कम टाइम तक एक्सरे दिया जाता है, जिससे कि अपना बॉडी डैमेज नहीं हो, क्योंकि एक्सरे की एनर्जी काफी ज्यादा है। तो मोस्ट हाईली एनर्जेटिक गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। हम लोग अल्ट्रावायलेट भी अपने डेंजरस होता है। जब कभी तुम जाओगे माउंटेन पर घूमने के लिए, तो वहां हमेशा हम लोग बॉडी को पूरा कवर रखते हैं, पूरा ब्लैक ग्लास पहन रखते हैं। अगर तुम वहां किसी हाई हिली एरिया जाओगे, सपोज ऊटी गए, या मान लो और कहा, वैसे मेरा फेवरेट प्लेस तो ऊटी है, ठीक है, ऊटी जाओ, या इधर अपने भूल भी गया शिमला के एरिया जाओ, तो कहीं हाइट पर जाते हैं ना, तो वह हमेशा पूरी बॉडी कवर रखते हैं। अगर तुमने ओपन घूम गए ना, तो एक दिन घूम के आओगे तो पूरा ब्लैक, पूरा फेस बर्न हो जाता है, पूरा फेस लगेगा पूरा जल गया पूरा। तो ऐसा होता क्यों है? वहां ऐसा क्यों होता है, हम लोग यहाँ ऐसा क्यों होता है? कोई गेस करो। किसी हाइट पर ही जाकर हमको, हम लोग का बॉडी अल्ट्रावायलेट से बर्न होता है। नॉर्मल ग्राउंड पर ऐसा दिक्कत नहीं जाती। जल्दी कोई गेस करो क्यों? जब इवन तुम देखते हो यार, हम लोग सोल्जर जब जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। नहीं बेटा, ये तो गलत बात हुई। टेम्परेचर ज्यादा है, ये बता तुम टेम्परेचर ज्यादा बोल रहे हो तो ऊटी जाएंगे क्यों? हम भोपाल में रह लेंगे, बढ़िया है यार। ऊटी घूमने जाते हैं अपन, है कि नहीं? शिमला घूमने जाते हैं, ठीक है, क्यों जाते हैं? फिर रोहतांग घूमने जाते हैं, क्यों घूमने जाते हैं? कि वहां टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर तो अधिक नहीं होगा। तो हम लोग का बॉडी बर्न होने का कारण टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। हाँ, और कोई आंसर करो। यहाँ पे एटमॉस्फेयर डेंस होता है, पर वो हाइट पे होता है, तो इसीलिए। देखो, तुमने बोला आंसर सही हो जाता है। अच्छा, सुनो 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 सुनो, सब आंसर सब बोल रहे हो, सब उल्टा है बोल रहे हो। बच्चे, इसी चैप्टर में अब इसके बाद जब अगले भी स्टार्ट होगा ना, ठीक है, तो गैस के बारे में, तो सबसे पहले
प्रेशर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल अपने बॉडी से टकराता है तो प्रेशर होता है। हाइट पर बच्चे प्रेशर कम होता है, पहाड़ के ऊपर प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम क्यों होता है? ऊपर एयर मॉलिक्यूल नहीं है। तुम जमीन से ऊपर जाओ यार, हिमालय पर जो जाते हैं, ये जो अपने सोल्जर जो वहां पर लड़ाई जो करते हैं द्रास में या कारगिल में, वहां सबसे कितना दिक्कत उनको होती है। एक तो टेम्परेचर काफी कम, दूसरा अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है, तीसरा वहां एयर मॉलिक्यूल कम है बच्चे। अर्थ से जितने से ऊपर जाओगे एयर मॉलिक्यूल कम होते जाता है, काफी हाइट जाओगे एयर मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो एयर मॉलिक्यूल जितने एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के आसपास ही है, काफी ऊपर जाओगे तो एयर मॉलिक्यूल कम है। तुम पहाड़ के ऊपर जाओगे तो सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या आती है? वहां पर वहां ऑक्सीजन कम हो रहे, ऑक्सीजन, इसलिए हिमालय जो चढ़ने जाते हैं पूरा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होता है। विथ हाइट गैसियस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो जितने हाइट पे जाते हैं गैसियस मॉलिक्यूल कम हो जाता है। अब सुनो आंसर, तो गैसियस मॉलिक्यूल कम है तो बच्चे वहां प्रेशर कम है। अपने बॉडी में प्रेशर कौन लगा रहा है? तुम्हारे बॉडी में हम 10-15 बॉल मार दे तो चोट टाइप का फील होगा, कोई मारा, तो वहां भी अपने बॉडी में कौन मार रहा है? एयर मॉलिक्यूल। और हाइट पर एयर मॉलिक्यूल कम है तो वहां प्रेशर कम है, तो सब आंसर उल्टा तुम्हारा आता। टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कम होता है तब तो घूमने जाते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा नहीं, प्रेशर कम होता है क्योंकि वहां एयर मॉलिक्यूल कम है। तो विथ हाइट प्रेशर डिक्रीजेस, एयर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो वहां दिक्कत क्या होता है? अपने को यहाँ बचाता है सनलाइट से तो आ रहा है, सभी लाइटें आ रही है, ठीक है, बट अपने को बचाता कौन है? एटमॉस्फेयर का मॉलिक्यूल। तुम ऐसे समझो कि हम लोग पूरे मॉलिक्यूल से पैक है। सनलाइट से आ रहा है, एक्सरे आ रहा है या अल्ट्रावायलेट आ रहा है। अब वो अल्ट्रावायलेट आ रहा है तो रास्ते में एयर मॉलिक्यूल से टकरा 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 के वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। तो हम लोग के ऊपर काफी एटमॉस्फेयर है, सनलाइट से आ रहा है आपका अल्ट्रावायलेट, तो हम लोग के बॉडी तक पहुंचते पहुंचते उसके इतने कोलिजन हो जाते हैं कि उसकी एनर्जी काफी कम हो जाती है। तो फिर अपने को दिक्कत नहीं है, बट हाइट पर है तो मॉलिक्यूल कम है, ऊपर से फोटोन आया, रास्ते में उसको कोई रोकने वाला था नहीं, इजिली आपके बॉडी पर वो हिट कर गया। तो ये कारण है एयर मॉलिक्यूल का वहां कम होना, एयर मॉलिक्यूल का कम होना, ठीक है। और ऊपर से जो आ रहा है आपका अल्ट्रावायलेट, एयर मॉलिक्यूल कम है तो उससे कोलिजन कम होगा, तो अपने बॉडी पास एनर्जी, अधिक एनर्जी का फोटोन आएगा, इसलिए वहां डैमेज होता है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। क्या और एक चीज पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देना, ठीक है, तो हम लोग ग्राउंड पर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अर्थ के रोटेशन के कारण भी हम लोग बच रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, अल्ट्रावायलेट तो आ गया, और भी बहुत सारी एनर्जेटिक पार्टिकल जो सनलाइट में होता है फ्यूजन, वहां से हमेशा एनर्जेटिक पार्टिकल भी रेडिएट होता है, ठीक है। और पढ़ोगे 12th क्लास में, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ रोटेट कर रहा है तभी हम लोग के अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो हम लोग के अर्थ के पास मैग्नेट जो हमेशा नॉर्थ साउथ दिखाता है, मैग्नेट डिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, पढ़ोगे 12th क्लास में, वहां से जितने कॉस्मिक रे आ रहे हैं, कॉस्मिक रे इज हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, और उस कॉस्मिक रे जब एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वह मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करते करते उसको भेज देता है, कहां पर जानते हो? पोल के ऊपर। इसलिए कभी लाइफ में, मुझे तो मौका नहीं मिला, कभी लाइफ में अगर पोल पर जाओगे ना तो वहां रात में भी पूरी रात वहां पर कंटिन्यूअसली लाइटनिंग होता रहता है आसमान में, नीले पिंक कलर का और ग्रीन कलर का, मेनली पिंक और ग्रीन कलर कंटिन्यूअस पटाखे छूटते रहते हैं पूरे रात भर वहां। तो ये मत समझना तुम्हारे स्वागत में पोल वाले पटाखे छोड़ रहे हैं। होता क्या है, व्हेन कॉस्मिक रे कहां से आ रहा है? सन से आ रहा है। कॉस्मिक रे होता क्या है? इनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल। कॉस्मिक रे नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितना मैंने नाम सुनाया, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, रेड, इंफ्रा, इस सीक्वेंस में कॉस्मिक रे नहीं है, ठीक। कॉस्मिक रे होता क्या है? हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल।
अब when cosmic ray enter in a earth magnetic field, due to magnetic field it deflect and move towards the pole. पोल पर जब पहुंचता है तो पोल पर जितने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, कॉस्मिक रे स्ट्राइक ऑक्सीजन, और सोचो उस पास कितनी एनर्जी है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन हो जाता है आयोनाइज, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, वो वहां का एयर मॉलिक्यूल हो जाता है आयोनाइज, और उसी के कारण वहां लाइटिंग दिखाई पड़ती है, ग्रीन कलर और पिंक कलर। ग्रीन कलर इमिशन होता है ऑक्सीजन से और पिंक कलर होता है इमिशन नाइट्रोजन से। तो हम लोग बचे हुए हैं, एक तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ और ग्राउंड के ऊपर है जहां एयर मॉलिक्यूल अपने को बचा रहा है जितने सनलाइट से हाईली एनर्जेटिक फोटोन आ रहा है। एनीवे, तो ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट बाय प्लैंक, प्लैंक ने फॉर्मूला बनाया था एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, उनका यही ऑब्जर्वेशन था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जब कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसमें एक सिंगल एनर्जी वाला फोटोन नहीं है, उसमें सभी एनर्जी वाला फोटोन है, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम, बट सोलार स्पेक्ट्रम सन से जो लाइट आ रहा है उसको कंटिन्यूअस का मतलब यही है, कंटिन्यूअस मींस एवरी वैल्यू प्रेजेंट, हर एनर्जी वाला, हर वेवलेंथ वाला फोटोन है। हाइड्रोजन से निकलता है ना तो उसमें हर एक वेवलेंथ वाला फोटोन नहीं होता है, एक गैप होता है 13.6 3.4, वहां याद करो फर्स्ट ऑर्बिट 13.6 -13.6, सेकेंड ऑर्बिट 3.4, थर्ड ऑर्बिट 1.51, तो वहां एक एनर्जी गैप है, फिर एनर्जी फिर गैप है, इसलिए अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और सोलार स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस, मींस एवरी वैल्यू प्रेजेंट इन सन स्पेक्ट्रम मींस ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये इनसाइड का पेज, मैं इसमें बस मेन चीज आपको लिखा रहा हूं, ये पूरा उतारना नहीं है, लिखो। और इसमें कुछ चीज गलत भी है, उसको भी सही करना है मुझे, इसमें कुछ चीज गलत है, लिखो। देखिए, when solids are heated, when solids are heated they emit radiation, when solids are heated they emit radiation over a wide range of wavelength, over a wide range of wavelength, ब्रैकेट लिख दो 0 to infinite, जो यहां पर लिखा हुआ नहीं है, फिर से when solids are heated they emit radiation over a wide range of wavelength, ब्रैकेट में 0 to infinite, ब्रैकेट में 0 to infinite, ब्रैकेट में 0 to infinite, 0 to infinite, और यहां पर एक ग्राफ बनाओ 0 to infinite, y एक्सिस के ऊपर लिखो ई लैम्डा और यहां लिखो लैम्डा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में वेवलेंथ फ्रॉम 0 to infinite, ये ग्राफ बनाया गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रेडिएशन फ्रॉम 0 to infinite जा रहा है, जीरो टू इनफाइनाइट। इस ग्राफ में जहां पर ये है मैक्सिमम, वहां लिखो लैम्डा मैक्स। लोगों ने गलत साइन यूज किया, गलत कन्वेंशन, तो हम लोग गलत ही पढ़ रहे हैं। नॉर्मली कहीं लिखा रहेगा लैम्डा मैक्स, तो क्या समझोगे? मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ उधर है, इनफाइनाइट है,
तो लैम्डा मैक्स इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी मैक्सिमम। पहले ग्राफ बना लो आप। तो स्टार्टिंग से लोगों ने गलत कन्वेंशन यूज किया, तो हम लोग गलत कन्वेंशन है, ऑब्वियस से कंफ्यूजन होगा। कहीं लैम्डा मैक्स लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे, वेवलेंथ मैक्सिमम, बट लैम्डा मैक्स इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ। ग्राफ बनाकर नीचे नोट कर लो, लैम्डा मैक्स इज द वेवलेंथ, lambda max is the wavelength for which spectral emissive power is maximum. Lambda max is wavelength, lambda max is wavelength for which spectral emissive power is maximum, for which spectral emissive power is maximum. Spectral emissive power is maximum. अब यहां पर एक टर्म मुझे और समझाना है, ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है, जिसका सिंबल मैंने यहाँ ई लैम्डा दिया है। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर समझो क्या होता है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। पहले इमिसिव पावर वहां समझो पहले। ये मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये मान लो वही ब्लैक बॉडी है, सन मान लो सन ही है। अब इससे निकल रहा है एनर्जी, फोटोन निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, और इसकी एनर्जी में तो सब कुछ है, विजिबल भी है, वायलेट भी है, रेड भी है, इंफ्रा भी है, अल्ट्रा भी है, इसमें तो सारा फोटोन है। इमिसिव पावर, ई सिंबल ध्यान देना, इमिसिव पावर। इस सन ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जितने भी फोटोन है, एक्सरे का फोटोन, अल्ट्रा का फोटोन, गामा का फोटोन, जितने भी फोटोन है, सभी फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल फोटोन, जितने फोटोन निकल रहे थे, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल फोटोन डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम। तो सन से जितने फोटोन निकल रहे थे, मैं सभी फोटोन की एनर्जी ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं इमिसिव पावर। अब मैं बोलूं यार सन का इमिसिव पावर नहीं, मुझे सन का स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर चाहिए, तो आप पूछोगे सर किसका, तो मैं बोलूंगा बताओ विजुअल का, बताओ एक्सरे का, बताओ अल्ट्रा का। मीन्स अब इससे सारे फोटोन निकल रहे थे, मैंने बोला यार इस सन से जितने सारे निकल रहे हैं ना, उसमें सबका नहीं, मुझे सिर्फ विजुअल का चाहिए, विजुअल का। तो तुम सिर्फ रेड से वायलेट, सिर्फ उसी रेंज वाले फोटोन की एनर्जी को प्लस करोगे तो वो कहलाता है स्पेक्ट्रल। तो इमिसिव पावर डिफाइंड फॉर एनर्जी ऑफ ऑल फोटोन एंड स्पेक्ट्रल डिफाइंड फॉर सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ। मुझे रेंज देना पड़ेगा कि इस रेंज वाले का मुझे चाहिए। Emissive power for all and spectral emissive power is defined for certain range of wavelength. नीचे नोट कर लो, नीचे नोट कर लो। Spectral emissive power is defined for certain range of wavelength. So please इसका मतलब spectral emissive power is defined for certain range of wavelength, certain range of wavelength। ठीक है, तो भाई सनलाइट से सभी आ रहा है, अल्ट्रा भी है। मैं बोलूं अल्ट्रा का बताओ तो सिर्फ अल्ट्रा का काउंट करोगे, विजिबल का तो सिर्फ विजिबल का, इंफ्रा का तो सिर्फ इंफ्रा का। और मैं बोलूं इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा सबको जोड़ दो
तो निकल गया इमिसिव पावर। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, ई लैम्डा फॉर सर्टेन रेंज। समेशन का मतलब क्या होता है? टोटल। तो इसको लिखोगे, ये ई है, ये क्या है? ई है। कुछ जगह लिखने का तरीका, ये समेशन को ही मैथ्स में, कैलकुलस में सिंबल ये यूज करते हैं। लोगों ने एस को खींच दिया, ये भी समेशन ही है, बट कैलकुलस में बोलते हैं लोग इंटीग्रेशन। कैलकुलस में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। तो आपको हर बुक में लिखा हुआ ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो सिर्फ ये समझना है कि स्पेक्ट्रल फॉर सर्टेन रेंज एंड इमिसिव पावर फॉर ऑल। ये है ई इमिसिव पावर एंड ई लैम्डा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, spectral emissive power, and E is emissive power. तो ऐसा ही समझो, रियल लाइफ में तुमसे मैंने बोला बताओ तुम्हारे कितने परसेंटेज मार्क्स आए, तो तुम पूछो सर किस क्लास की बात कर रहे हो? 9th क्लास का, 10th क्लास का, 8th का। मैंने बोला जहां से पढ़ना स्टार्ट किया वहां से अभी तक का, तो हो गया टोटल। तो आप सभी क्लास का जितना परसेंटेज है उतना निकाल के सबको प्लस करके तुम क्या बताओगे मुझे? एवरेज। ठीक है, तो आपने क्लास 0 से केजी एलकेजी जो थे वहां से लेके यहाँ तक, तो ये टोटलिंग किया, ये हो गया टोटल। और मैंने पूछा सिर्फ 8th क्लास का, तो वही चीज है बच्चे। ये समेशन का मतलब ये आपने जितने टेस्ट दिए लाइफ में, सभी टेस्ट का समेशन करके एवरेज कर दो, ये निकला। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर फॉर सर्टेन रेंज एंड इमिसिव पावर फॉर ऑल, परसेंटेज मार्क्स फॉर सर्टेन क्लास एंड अब से बोले टोटल बताओ, तो आपने हर एक क्लास का एवरेज कर दिया। कुछ वैसे ये स्पेक्ट्रल फॉर सर्टेन रेंज एंड इमिसिव पावर फॉर टोटल, और कुछ नहीं है इसमें। और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो वापस फिर इस पेज पर। यहां एक चीज गलत लिखा हुआ है, उसको सही करेंगे, सुनो ध्यान से समझिएगा, समझिएगा, समझिएगा। पर इसको कॉपी में लॉ लिखो पहले उसका एक। उस ग्राफ के नीचे लिखो और लिखो पॉइंट। देखिए एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, ये जो ग्राफ था, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया मींस टोटल कर दिया मैंने। एरिया ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट इमिसिव पावर ई, एरिया ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट इमिसिव पावर। और पढ़ चुके थे इमिसिव पावर स्टीफेंस लॉ। सो एरिया प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, क्वेश्चन यहां से भी आएगा। एरिया प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, एरिया ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया मींस टोटल कर दिया आपने, एरिया मींस टोटल कर दिया। मैंने सिर्फ इसका पूछा था, तो ये अब ये लैम्डा था, ये लैम्डा था, तो इस लैम्डा की एनर्जी, इस लैम्डा का, तो हर एक की एनर्जी को जोड़ते जाओ तो निकल गया पूरा कंप्लीट एरिया। सो एरिया ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट इमिसिव पावर, एरिया ई है, और ई पढ़ चुके हैं स्टीफेंस लॉ, ई सिग्मा टी की पावर 4। सो एरिया प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, एरिया प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। एरिया प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 देख लिया। सर रिटर्न। अब सोचो, सपोज तुम्हारे सामने दो बॉडी है, एक लो टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, मीन्स एरिया ज्यादा। अब बताओ, if you increase the temperature, then emissive power increases,
एरिया विल इंक्रीज। अब एरिया बढ़ाने के लिए ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड, ग्राफ ऊपर जाएगा तब तो एरिया बढ़ेगा। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड। देखो आगे, if temperature of body increases, temperature of body increases, then emissive power, increases, emissive power increases, so graph will shift up, so graph will shift upward। टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ ऊपर जाएगा। अब ये ग्राफ बनाना कैसा ऊपर शिफ्ट होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेज, इमिसिव पावर इंक्रीजेज, ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड। यहां एक और पढ़ना है, ये सब एनसीईआरटी फिक्स में कहीं नहीं है बट क्वेश्चन अभी आते हैं। विन्स लॉ, विन्स लॉ फॉर्मूला, लैम्डा मैक्सिमम टू टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू विन्स कांस्टेंट। Wien's law, lambda maximum into temperature equal to Wien's constant, Wien's constant। Wien's constant की वैल्यू हम लोगों ने रट रखा है, आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वहां आपको दिया रहेगा। हाँ आएगा यूनिट डायमेंशन में। Wien's constant की यूनिट ऑफ Wien's constant, लैम्डा वेव लेंथ मीटर, टेम्परेचर केल्विन, यूनिट मीटर केल्विन, यूनिट मीटर केल्विन, डायमेंशन मीटर एल, टेम्परेचर के, इट इज डायमेंशन। तो यूनिट डायमेंशन तो हर चैप्टर में नया नया वर्ड आएगा, तो बट इस चैप्टर के बाद 11th क्लास का ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा यूनिट डायमेंशन। एनीवे, तो विन्स लॉ, लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी इक्वल टू विन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब पूरी क्लास बताओगे लैम्डा अधिक किस कलर का होता है, रेड का या वायलेट का? रेड। रेड। हाँ बिल्कुल सही, जिसको नहीं पता था तो यहाँ नोट कर लेना। लैम्डा रेड का ज्यादा, उससे कम येलो का, सबसे कम ब्लू का या बोलो वायलेट का। जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी भी कम, तो एनर्जी रेड लेस, येलो का ज्यादा, ब्लू का और ज्यादा, फ्रीक्वेंसी रेड का कम, फ्रीक्वेंसी सिंबल न्यू, सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी, येलो का ज्यादा। और तो जिनको नहीं पता था थोड़ा ये इसको नोट कर लेना। एनर्जी hc बाय लैम्डा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। लैम्डा रेड सबसे ज्यादा, विजिबल की बात कर रहे हैं, नॉट माइक्रो रेडियो, उससे कम येलो का, उससे कम ब्लू का या वायलेट। लिख लिया आपने? अब सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ ऊपर गया, कौन ले गया? स्टीफेंस। ग्राफ ऊपर और लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट ले गया विन्स, बिकॉज बाय विन्स लॉ लैम्डा मैक्स इक्वल टू विन्स वी कांस्टेंट, मींस लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
lambda max inversely proportional to temperature. If you increase the temperature, lambda max will decrease, lambda max will decrease. So एक्चुअल में ग्राफ जो बना हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ये है टेम्परेचर बढ़ा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है एंड मूविंग लेफ्ट साइड। ऊपर कौन ले गया? स्टीफेंस लॉ। यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इमिसिव पावर रेट इंक्रीजेस। एंड लेफ्ट कौन ले गया? विंस लॉ। विंस लॉ में लैम्डा मैक्सिमम क्या पढ़े थे, जहां पर ये मैक्सिमम है। तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो और ये पॉइंट देखो। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजेस, लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस। तो ये जो लैम्डा मैक्स है, ये लैम्डा मैक्स इधर जा रहा है तो कम हो रहा है। ये लैम्डा के बीच ग्राफ बनाए थे। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ग्राफ शिफ्ट अपवर्ड बिकॉज ऑफ area increases, and shift left side because of Wind's law. T increases, lambda decreases, lambda decrease, तो इधर जा रहा है। नोट करो, नोट कीजिए। if temperature increases, if temperature increases, temperature increases, then graph will shift upward. If temperature increases, then graph will shift upward in left direction. Graph will shift upward in left direction. Bracket में because of Stephens and Wien's law. Stephens and Wien's law. ग्राफ ऊपर जाएगा लेफ्ट साइड। Sir, written. अब सुनो, अगला पॉइंट लिखो, कलर वेरिएशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कलर वेरिएशन, कलर वेरिएशन ऑफ ए बॉडी, कलर वेरिएशन ऑफ ए बॉडी विथ टेम्परेचर, color variation of a body with temperature can be explained by Wien's law, can be explained by Wien's law. टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स कम होगा। इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका लैम्डा मैक्स कम। ठीक है, या जस्ट उल्टा बोलो कि जिसका लैम्डा ज्यादा, जस्ट उल्टा बोलोगे तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। टी ऊपर तो लैम्डा नीचे, तो जिसका लैम्डा कम तो टेम्परेचर ज्यादा। और अभी पढ़े थे लैम्डा सबसे अधिक होता है रेड का, उससे कम होता है येलो का, और उससे कम होता है ब्लू का। तो जस्ट उल्टा, टेम्परेचर ब्लू का ज्यादा, येलो का उससे कम, और रेड का सबसे कम। किसी बॉडी को गर्म करने से उसका जो कलर चेंज होता है, गर्म करते जाओ कलर चेंज हो रहा है। कलर वेरिएशन ऑफ ए बॉडी विथ टेम्परेचर, एक्सप्लेनेशन बाय विन्स लॉ, एक्सप्लेनेशन बाय विन्स लॉ।
हो गया? Yes, sir. टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए लिक्विड थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, ठीक है, और काफी हाई टेम्परेचर मेजर करना हो तो डिवाइस यूज करते हैं पायरोमीटर, पायरोमीटर और पायरोहीलियोमीटर। And working of pyrometer and pyroheliometer is based on Wien's law. कोई बॉडी है, स्टार मान लो है, ठीक है, तो अलग अलग कलर्स दिख रहा है, तो उसके कलर से पता कर लेते हैं कि उस स्टार का टेम्परेचर कितना है। देख लो, वेरी हाई टेम्परेचर, लिख लो पहले, वर्किंग ऑफ पायरोमीटर, वर्किंग ऑफ पायरोमीटर और पायरोहीलियोमीटर, वर्किंग ऑफ पायरोमीटर और पायरोहीलियोमीटर based on Wien's law, based on Wien's law, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट किससे? तो सिर्फ उसकी इंटेंसिटी को देखकर। अब वापस फिर से पढ़ो एनसीईआरटी का ये पेज और ढूंढो इसमें कुछ जो गलतियां हैं। When an iron rod is heated in furnace, it first turns to dull red, then progressively becomes more and more bright red. जो भी है, the temperature increases as this is heated further. The radiation emitted becomes white. बोलो देखो क्या लिखा हुआ है ना? As this is heated further, the radiation emitted becomes white and then become blue and है। तो सबसे पहले व्हाइट के बाद ब्लू नहीं, ध्यान सुनना पहले। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, स्टार्टिंग में डल रेड था जो भी था इनिशियली रेड, और गर्म किए येलो, और गर्म किए ब्लू, सबसे लास्ट में व्हाइट होगा, सबसे लास्ट में व्हाइट होगा जो यहाँ लिखा है सबसे पहले, ठीक है। इमिटेड बिकम्स व्हाइट एंड देन बिकम्स ब्लू, नहीं, पहले ब्लू होगा लास्ट में व्हाइट होगा। ऐसा क्यों? कि व्हाइट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जहां से आज के स्टार्ट किए थे, फिर पढ़ो। When solids are heated, they emit radiation over a wide range of wavelength. मीन्स एक सिंगल लैम्डा नहीं होता है। तुमने किसी को गर्म किया, उससे तो निकल रहे हैं सारे लैम्डा निकल रहे हैं, तो अपने को रेड ही क्यों दिख रहा है? पहले ये सोचो आप। ये तो जस्ट इसका उल्टा बोल रहा है। स्टार्टिंग लिखा हुआ है कि रेडिएशन में जब किसी रॉड को तुम गर्म करते हो तो उससे एक सिंगल लैम्डा नहीं, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, मींस उसमें हर लैम्डा अवेलेबल है, तो अपने को रेड ही क्यों दिखता है? चल इसे सोचो। लाइट गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, इस पर मेरा पावर बैकअप कुछ है, कुछ जल्दी सोचो। यहां लिख रहा है सब लैम्डा है और यहां लिख रहा है रेड दिख रहा है। जब इमिशन में सभी लैम्डा निकल रहा है, वाइड रेंज ऑफ ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो फिर ब्लू को दिखता गर्म करने पर और गर्म किए तो फिर ब्लू भी हो गया। सुनो बच्चे, सुनो ध्यान, मान लो क्लासरूम में 200 बच्चे बैठे हुए हैं, आउट ऑफ 200 पहन के आए हैं रेड टी शर्ट और बाकी 20 काले पीले नीले हैं, ठीक है। अब मास मान लो दूर से कोई देखेगा, 200 बच्चे बैठे हुए हैं, आउट ऑफ 200 180 रेड कलर वाले हैं और बाकी सब मिक्स हैं, तो दूर से तो मुझे रेड ही दिखेगा। तो दिखने का कारण ये है तो सभी लैम्डा, बट उस कलर का नंबर सबसे ज्यादा है, वो डोमिनेट कर रहा है, तो वही दिखता है। आप देख रहे हो रेड है, बट एक्चुअल में उससे निकल रहा है सभी वेवलेंथ निकल रहा है, बट कौन सा कलर अपने को दिखेगा वो डिसाइड करेगा उसका नंबर किसका ज्यादा है। एनीवे, तो कारण ये होता है। अब सुनो, तो एक्चुअल में होना चाहिए इनिशियली कलर रेड, और गर्म करो येलो, और गर्म करो ब्लू, और लास्ट में होगा व्हाइट, मींस
जब सातों कलर, ऑल कलर निकलने लगा तो सभी कलर मिक्स हो गया, तो कलर क्या हो गया? व्हाइट। तो व्हाइट सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया कि 4 डिफरेंट बॉडी, 4 डिफरेंट आयरन रॉड प्लेस्ड इन डिफरेंट फर्नेस, 4 फर्नेस के अलग अलग फर्नेस में तुमने 4 लोहे के ऑब्जेक्ट को रख दिया और फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ा दिए। आपने देखा बाहर से एक दिख रहा है रेड, एक दिख रहा है येलो, एक दिख रहा है ब्लू और एक दिख रहा है व्हाइट। तो सबसे बड़े बोलोगे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है? व्हाइट का है। व्हाइट मीन्स वो व्हाइट का सभी कलर, इसलिए यहां जो लिखा हुआ है व्हाइट के बाद ब्लू वो गलत है, पहले ब्लू होगा और बाद में व्हाइट होगा। ठीक है, व्हाइट एंड देन बिकम्स ब्लू, नहीं, पहले ब्लू उसके बाद व्हाइट होगा। तो कलर वेरिएशन ऑफ ए बॉडी विथ टेम्परेचर कैन बी एक्सप्लेनेशन बाय विन्स लॉ, एक्सप्लेनेशन बाय विन्स लॉ। चलो यहां पर कुछ पॉइंट मुझे और समझाना है। चलिए, ये ग्राफ एनसीईआरटी का समझ में आ गया। ठीक है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड एंड लेफ्ट साइड कौन ले गया? विन्स लॉ। और ऊपर कौन ले गया? स्टीफेंस लॉ। इसे टेम्परेचर बढ़ाए तो T2 मोर देन T1। T2 क्यों ज्यादा? इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया क्या है? कम है। जिसका एरिया ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। ग्राफ ऊपर गया और लेफ्ट साइड गया। एनसीईआरटी वहां पर एक गलती और है, ये इंटेंसिटी नहीं, यहां होनी चाहिए थी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब इमिसिव पावर टोटल की बात कर रहा है, तो यहां होनी चाहिए स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, नॉट इंटेंसिटी। चलो इस ग्राफ में एक चीज और यहां पर है, रुक जाओ एक मिनट, एक चीज मुझे और समझाना है, एक चीज और। पढ़ो इस पेज को। ये फिर सब सही है। बताया था ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी जो सभी लाइट को, सभी इंसिडेंट को एब्जॉर्ब भी कर ले। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि ब्लैक बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फ्रीक्वेंसी। मतलब बच्चे अगर हाई टेम्परेचर होगा तो इमिट भी करेगा, कम टेम्परेचर तो एब्जॉर्ब भी होगा। तो ब्लैक बॉडी वो बॉडी है, मैंने बहुत भी एक्स्ट्रा पढ़ाया था, बट ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन सभी वेवलेंथ का, black body is body which absorb all wavelength and emit all wavelength। तो इसको ऐड कर लो और कर दो, वैसे लिखवा चुके हैं फिर भी ऐड कर लो। यहां पर आओ, वहां मैंने एब्जॉर्प्शन से लिखवाया था, इमिशन लिखवाया था, ऐड कर लो। देखिए, ब्लैक बॉडी इज बॉडी which emits, black body is body which emits and absorbs, which emits and absorbs all frequency, all wavelength, emits and absorbs all frequency ब्लैक बॉडी वो बॉडी जो सभी फ्रीक्वेंसी को, सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा। थोड़ा सा ये पेज पढ़िए, नहीं ये तो पढ़ चुके हैं। एक मिनट जस्ट मिनट, चलो इसकी अब जरूरत नहीं है। चलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन कर ले फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन कर ले फिर आगे बढ़ेंगे। जस्ट वेट, मैंने क्वेश्चन जो दिया है वो सभी पढ़ दिया है। सबसे पहला एक यही क्वेश्चन जवाब दे दो। ये सभी आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने भेजा है आपको, सभी ड्यूटी वाले क्वेश्चन है। ये सभी आईआईटी क्वेश्चन जो अपने काम के वजह से निकाल लिए है, क्वेश्चन भी आंसर भी है। एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन से एक पॉइंट मुझे याद आ गया, एक पॉइंट मुझे याद आ गया। चलो लिखो पहले आप, कन्वेक्शन लिखिए आगे। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में कोई फॉर्मूला नहीं है, लिखवा दूंगा बट कोई फॉर्मूला यहां पर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लॉजिकल आते हैं।
लिखो कन्वेक्शन। For convection, liquid or gaseous medium is required. For convection, liquid or gaseous medium is required. कन्वेक्शन के लिए लिक्विड या गैसियस मीडियम चाहिए, रेडिएशन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और कंडक्शन जहां से स्टार्ट किए थे, कंडक्शन फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए क्या है, कन्वेक्शन, और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। फॉर कन्वेक्शन, लिक्विड और गैसियस दो मीडियम चाहिए। समझो क्या होता है कन्वेक्शन, ध्यान देना। ये किसी डब्बे में आपने पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया, एंड कभी सोचा है पानी को गर्म आप नीचे से क्यों करते हो, ऊपर से क्यों नहीं करते हो? चलिए बोलो, तुम पानी को नीचे से क्यों गर्म करते हो, ऊपर से करे तो क्या दिक्कत है? कुछ तो बोलो। सर नीचे के गर्म मॉलिक्यूल्स उठ के ऊपर जाते हैं। हाँ ठीक है, सुनो, आंसर ऑलमोस्ट आपका सही है। सबसे पहले अच्छा कोई ऐसा एग्जांपल दो जहां ऊपर से गर्म करते हैं हम लोग, या ऊपर से गर्म होता है, कोई एग्जांपल दो। रिवर, लेक। हाँ हाँ हाँ, सनलाइट से ऊपर गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जो रिवर हो गया, लेक हो गया, जो ओपन एरिया में जो पानी गर्म होता है, ऊपर से सनलाइट से आ रहा है, तो कहां से गर्म हो रहा है? ऊपर से। अगर तुमको स्विमिंग आती है ना, ठीक है, तो गर्मी के दिन में तुम लगेगा, या ठंड के दिन में जाना तो लगेगा पानी गर्म है, तुम जब मार दिए, जैसे अंदर जाओगे तो अंदर ठंडा पानी मिलेगा, अंदर ठंडा पानी मिलेगा। ऊपर ऊपर आपने सपोज लेक पे गए कि आज थोड़ा नहाने का मन हो रहा है, सनलाइट आ रहा मस्त है, आपने देखा पानी भी गर्म है, जैसे जम कर गए अंदर मिला ठंडा पानी, जबकि ऊपर था गर्म पानी। यही वजह है कि हम लोग घर में ऊपर से गर्म नहीं करते हैं। समझो होता क्या है, इफ ए लिक्विड इज हीटेड फ्रॉम द बॉटम, पढ़े थे, किसी चीज को गर्म करने से मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, थर्मल एक्सपांशन, जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था। व्हेन लिक्विड इज हीटेड फ्रॉम द बॉटम, देन लिक्विड एट द बॉटम विल एक्सपेंड, मॉलिक्यूल दूर गया, डेंसिटी कम हो गया। अब पानी के अंदर लो डेंसिटी का चीज ऊपर आएगा और हाई डेंसिटी का चीज नीचे जाएगा। इस पेन को ड्रॉप कर दिए, नीचे गया, और हाइड्रोजन का भरा हुआ बलून छोड़ दिए तो ऊपर गया। तो हाई डेंसिटी डाउनवर्ड, लो डेंसिटी अपवर्ड। व्हेन लिक्विड इज हीटेड फ्रॉम द बॉटम, liquid is heated from the bottom, then due to thermal expansion, liquid at the bottom move upward, ये ऊपर चला गया ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी। और जो ऊपर का लिक्विड था हाई डेंसिटी का, तुमने गर्म किया नीचे, ऊपर तो गर्म किए नहीं, तुमने गर्म किया नीचे, तो नीचे में हुआ थर्मल एक्सपांशन, नीचे का लिक्विड ऊपर गया और ऊपर वाला लिक्विड नीचे आ गया। इसी को बोलते हैं अपन नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन मतलब वो खुद से पूरा, अब ऊपर का लिक्विड नीचे आ गया, अब वो गर्म होगा तो वो ऊपर जाएगा। सो लिक्विड विल कंटिन्यूअसली रोटेट इनसाइड द कंटेनर, और पूरे लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। यही है कन्वेक्शन, और ये कहलाता है कौन सा, नेचुरल कन्वेक्शन। सपोज तुम सैटेलाइट में हैं, तुम सैटेलाइट में घूमने गए, इन फ्यूचर तुमको कभी मौका मिला कि स्पेस में जाने का, तुम स्पेस शिप में घूम रहे हो जहां ग्रेविटी जीरो। क्यों जीरो होता है, पढ़ोगे ग्रेविटेशन में, ठीक है। एनीवे, तो सैटेलाइट में हम लोग वेटलेस फील करते हैं। वहां तुमने गर्म किया, ठीक है, तुम वहां गए और तुमको चाय पीने का मन हुआ, ठीक है, सैटेलाइट में, स्पेसशिप में, तो तुमने गर्म करना स्टार्ट किए, और गर्म करना स्टार्ट किए तो तुमने यहाँ गर्म किया नीचे से, तो नीचे का लिक्विड गर्म हुआ, एक्सपेंड हुआ, लो डेंसिटी, बट ऊपर भागा ही नहीं क्योंकि ग्रेविटी नहीं था। ग्रेविटी होता तब तो हाई डेंसिटी डाउनवर्ड, लो डेंसिटी अपवर्ड, ग्रेविटी है ही नहीं,
तो जो जहां है वो वहीं रुका रहेगा, पानी मिक्स ही नहीं होगा। ठीक है, जो लिक्विड जहां है वो वहीं रुका रहेगा, वाटर विल नॉट मिक्स। तो तुम बताओ क्या करोगे, कैसे चाय पियोगे? जल्दी बोलो, सोचो, ठंडी स्पेसिफिक लोगों चाय, को क्या करोगे? ठंडी नींबू चाय डालोगे, पियेंगे। ठंडी चाय पी लोगे? सर क्या बात करते हो यार, मिक्स कुछ तो करेंगे सोचो क्या करोगे। सर, हाँ मिक्स करने हाँ, पर बस अरे यार, बस एक चम्मच यूज करना और मिलाकर, जब तक चाय मिक्स बने कर नहीं तब देंगे तक मिलाते रहना यार, जब ऐसा तक गर्म थोड़ी नहीं हो है। जाए। सोचो यार, स्पेस पे डालो कितनी दिक्कत होती है ना, जो जहां है वही रुका रहता है, कोई कुछ कुछ मूव ही नहीं करता है। ठीक है, एनीवे, तो बाहर से आप चम्मच मिला के इसको हमेशा मिक्स करते रहना, तभी ये पानी हर जगह गर्म होगा। इसी को बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। इसी को बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। आप फोर्स लगाओ पूरे को मिक्स करने के लिए। कुछ और एग्जांपल सोचो रियल लाइफ में जहां पर फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है, आपके घर में, आपके पड़ोस में, रियल लाइफ में सोचो जहां फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। आपके कमरे में, आपके कमरे में एसी का फैन या एसी चला दो और पंखा चला दो तो आपको ज्यादा ठंडा फील होता है। तो एसी में फैन का पर्पस यही होता है। और ये भी सोचा तुमने कि एसी को ऊपर ही क्यों लगाते हैं, एसी को नीचे क्यों लगाते हैं? कूलिंग हमेशा कहाँ करते हैं, टॉप से। क्यों? तो ऊपर एसी ठंडा हुआ, अब जहां का टेम्परेचर कम हो गया वहां एयर मॉलिक्यूल पास आ गया, जहां टेम्परेचर ज्यादा तो मॉलिक्यूल दूर जाएगा। तो एसी ऊपर लगा हुआ है तो वहां का सामने का टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो मॉलिक्यूल पास आया हाई डेंसिटी, तो वो मॉलिक्यूल कहाँ गया, नीचे। और गर्म का चीज कहाँ गया, ऊपर गया। इसलिए कूलिंग हमेशा टॉप से करते हैं और हीटिंग ऑलवेज फ्रॉम बॉटम फॉर नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, तो एसी ऊपर लगाने का पर्पज से एसी नीचे मत लगा देना। ठीक है, एसी नीचे मत लगा देना। तो कूलिंग कहां से करते हैं, टॉप से, और हीटिंग कहां से करते हैं, बॉटम से, फॉर नेचुरल कन्वेक्शन। और रियल लाइफ एग्जांपल, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, बायोलॉजी का एग्जांपल दिया हुआ है। सोचो, आपके बॉडी का कुछ एग्जांपल है, आपके बॉडी का कुछ एग्जांपल है। सोचो आपके बॉडी में कहीं हो, यस, ब्लड सर्कुलेशन। आपका, आपके पूरे बॉडी का हर जगह टेम्परेचर सेम कौन रखता है, फोर्स कन्वेक्शन। क्यों सर, ग्रेविटी तो है। अब ग्रेविटी उतना स्ट्रॉन्ग रहता है, जो हार्ट आपका है वो क्या करता है, फोर्स लगा के पूरे बॉडी में आपके ब्लड को रोटेट करता है, जिससे बॉडी के हर एक पार्ट का टेम्परेचर यूनिफॉर्म है। तो आपके बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, जो हार्ट है उसको घुमा रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो घर का एसी, उसका एसी का फैन फास्ट स्पीड कर दो तो वहां भी क्या हो रहा है, फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो यही है नेचुरल कन्वेक्शन, forced convection, natural convection, mixing due to gravity, and forced convection by using external force. You mix the liquid or air for uniform temperature. चलो लिखो, ये डायग्राम ना लो और लिख लो नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन से जो भी क्वेश्चन दिखेंगे वो थियोरेटिकल ही दिखेंगे, कोई फॉर्मूला इनिशिएटिव लिखा हुआ नहीं है। मैं लिख दूंगा भले, बट कहीं काम में आएगा नहीं वो। नेचुरल कन्वेक्शन, लिखो, when liquid is heated from the bottom, when liquid is heated from the bottom, then temperature at the bottom increases, then temperature at the bottom increases, and due to thermal expansion,
ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन temperature at bottom decreases. Sorry, thermal expansion, density at bottom decreases. Density at bottom decreases. So liquid will move upward. Liquid will move upward. And high density liquid at the top, high density liquid at the top move downward. Move downward. Known as natural convection. Known as natural convection. Known as natural convection. फॉर्मूला जरूरत नहीं है, फिर लिख रहा हूं मैं. Rate of heat transfer in convection. Rate of heat transfer in convection. फॉर्मूला को से कहीं काम पड़ेगा नहीं. ये है ए सरफेस एरिया, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, और ये एच को हाइट में समझ लेना, ये कन्वेक्शन कोफिशिएंट है. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोपोर्शनल टू एरिया. बॉटम का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना अधिक हीट जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना हीट जाएगा. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोपोर्शनल टू एरिया प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. एंड दिस टर्म डिपेंड करेगा कि कौन सा लिक्विड इजीली मिक्स हो रहा है, विस्कस, हाई विस्कस, लो विस्कस. तो दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड. हाई विस्कोसिटी है, लो विस्कस है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड. उसमें सब टर्म आ गया. डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, उसमें सारे टर्म आ गए. विस्कोसिटी आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया, सब कुछ आ गया. ये हो गया नेचुरल कन्वेक्शन. आगे लिखो फोर्स्ड कन्वेक्शन. फोर्स्ड कन्वेक्शन सिर्फ डायग्राम बना लो यार, क्वेश्चन थ्योरेटिकली आना है तो क्या दिमाग लगाना है. जहां पर ग्रेविटी जीरो है वहां फोर्स लगाना पड़ेगा, और जहां ग्रेविटी है भी और वहां भी तुम फोर्स लगाओ तो और फास्ट होगा. और क्या दिक्कत है. Forced convection. आई होप लिख लिया होगा. यस सर. अब सुनो, कन्वेक्शन के एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और दिया है. जब भी कभी तुम कोस्टल एरिया में जाओगे, मुंबई जाओगे, मुंबई के मरीन ड्राइव में जाओगे, भोपाल वाले मरीन ड्राइव है ना, जब मुंबई के मरीन ड्राइव पर जाओगे दिन के समय, तो वहां पर हमेशा एयर की डायरेक्शन, ठीक है, हमेशा समुद्र से जमीन की ओर एयर मूव करता है और आपको ठंडा ठंडा हवा फील होता है. तो दिन के टाइम में एयर की डायरेक्शन समुद्र से लैंड की ओर, रात में ठीक अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर. ये भी कन्वेक्शन पर ही है. और पहले बताओ, यहां सुनो, लोग सब पढ़ चुके हो, लोहे को गर्म किया, यहां पर ये गर्म हो गया कंडक्शन से,
आज पढ़े कन्वेक्शन से, सन से लाइट आ रहा है, रेडिएशन से। अब तुम बताओ, हम लोग का एटमॉस्फेयर जो गर्म होता है, सनराइज हुआ, गर्मी बढ़ा, हम लोग का एटमॉस्फेयर गर्म होता है किस मेथड से? जल्दी बताओ। सनराइज होने के बाद हम लोग का एटमॉस्फेयर किस मेथड से गर्म होता है? रेडिएशन। नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। सुनो ध्यान से। सर जितने भी कन्वेक्शन होता क्या है, सनलाइट पहले जितने मैक्सिमम फोटोन कहाँ आ गए, अर्थ पर आ गए। तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, जो हम लोग गर्मी फील होता है, ठीक है, तो पहले जितने सन से जितना लाइट मैक्सिमम आ रहा है सभी तो अर्थ पर टकरा गया, तो पहले पूरा अर्थ गर्म होता है, और अर्थ गर्म हुआ तो अर्थ अपने ऊपर वाले एयर को गर्म करता है। तो पहले अर्थ गर्म हो गया, अर्थ गर्म हो गया तो अर्थ के कांटेक्ट जो एयर है वो एयर गर्म हो गया। यही कारण है, यही कारण है। पढ़ोगे ऑप्टिक्स में, पढ़ोगे कुछ टर्म ऑप्टिक्स में, ठीक है, सिर्फ सुन लो एग्जाम्पल, ठीक है, अगर कहीं सुना होगा एग्जाम्पल तो। और रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं सुनाता हूँ। मैं 2 साल पहले, ठीक है कि नहीं, 2 साल पहले मैं दिल्ली जा रहा था। जब एयरपोर्ट पहुंचा तो उस दिन भोपाल का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, ऑलमोस्ट 44-45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वहां गए दोपहर में, तो बोला गया कि कुछ पैसेंजर को अभी नहीं जाना है, शाम के फ्लाइट जाना है। उसमें मैं भी था। 50 लोगों को फ्लाइट से उतार दिया गया कि आप शाम के फ्लाइट से जाइएगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी भोपाल का बहुत ज्यादा है। तो जल्दी बताओ ऐसा क्या था? टेम्परेचर ज्यादा तो क्या दिक्कत है? क्यों मुझे फ्लाइट से उतार दिया गया? जल्दी बोलो। टेम्परेचर अधिक का फ्लाइट का उड़ने से क्या मतलब है? कुछ बोलो, कुछ बोलो। क्या फ्लाइट का एसी खराब हो गया था, एसी काम नहीं कर रहा था? अरे कुछ तो बोलो। एयर हाँ कुछ बोलो। अच्छा, फ्लाइट और रॉकेट के उड़ने में क्या डिफरेंस है? मैंने पहले भी क्वेश्चन किसी से पूछा था, फ्लाइट और रॉकेट के उड़ने में क्या डिफरेंस है? तो किसी बच्चे ने जवाब दिया था, रॉकेट सर यूज आता है वर्टिकल और फ्लाइट जाता है हॉरिजॉन्टल। ये तो आंसर मत बोल देना। उसके मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, रॉकेट का उड़ना और फ्लाइट का उड़ना? रॉकेट का उड़ना और फ्लाइट के उड़ने में मैं हिंट देता हूं, ठीक है। अभी हम लोगों ने किस कंट्री से, शायद फ्रांस से, नहीं रफाल नहीं, और कोई फ्लाइट में उड़ाया था। नहीं, जितने जितने हम लोग सोल्जर जो काफी हाइट पर रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग को दिक्कत होती है कि वहां सब सामान पहुंचाना। क्यों? वहां एयर नहीं, एयर कम है। एयर कम है तो उसको हेलीकॉप्टर को एयर से क्या मतलब है? बच्चे, हेलीकॉप्टर को या फ्लाइट को उड़ने के लिए एयर चाहिए। जिस तरह से तुमको स्विम करने के लिए पानी चाहिए, तब तो पानी में ये फोर्स लगाओगे, तो तुम लगाए फोर्स पीछे तो तुम गए आगे। तो वैसे ही हेलीकॉप्टर को लिफ्ट होने के लिए, फ्लाइट को मूव करने के लिए एयर चाहिए। अरे पढ़े थे बर्नॉलेज में यार, एयर एयर मिलेगा तब तो जो भी है। तो सबसे पहले फ्लाइट को फ्लाई करने के लिए एयर चाहिए। बट रॉकेट तो स्पेस में भी जहां एयर नहीं है वो भी मूव कर सकता है। रॉकेट का उड़ना मोमेंटम कंजर्वेशन, रॉकेट का फ्यूल जो बर्न, जो गैस है, वह गैस पीछे दिखता है। तो लगता है रॉकेट के बाद थ्रस्ट, पढ़ोगे थ्रस्ट वाले चैप्टर में, तो रॉकेट का उड़ना थ्रस्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन, रॉकेट का जो जो गैस है जो चल के पीछे निकलता है, तो वही रॉकेट पर थ्रस्ट ऊपर लगाता है। तो रॉकेट कैन मूव इन वैकेंट स्पेस, वैक्यूम में भी रॉकेट मूव करेगा। बट बच्चे, अरे रॉकेट छोड़ो यार, चिड़िया को यार तुम कमरे में वैक्यूम कर दो, चिड़िया उड़ नहीं पाएगी। भले तुम उसको ऑक्सीजन का सीटर लगा दो, भाई तू सांस ले, उड़ के बताओ, तो चिड़िया उड़ ही नहीं पाएगी। चिड़िया उड़ नहीं पाएगी, उड़ने की उसको एयर चाहिए, एयर है ही नहीं। अब तुमने वैक्यूम कर दिया तो भाई फ्लाई कैसे करेगी वो? भले तुम उसको ऑक्सीजन का मास्क बना दो। तो उड़ने के लिए चिड़िया को, उड़ने के लिए प्लेन को एयर चाहिए। तो बच्चे, काफी अधिक हाइट पर एयर काफी कम हो जाते हैं, तो वहां प्लेन का जो इंजन है वो काफी पावरफुल इंजन चाहिए। इसलिए प्लेन को उड़ाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि, मैं भी कभी कभी सोचता था यार, है ना, यार प्लेन, अभी नहीं बहुत पहले सोचता था ना, सोचने कि यार मान लो ज्यादा कि मौसम खराब हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। यार मौसम खराब है, सोचो मौसम खराब हो गया, मान लो ठीक है, मौसम बहुत खराब हो गया, ठीक है, तो प्लेन काफी ऊपर नहीं चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे मौसम खराब रहते रहे।
अरे ऊपर जाएगा कैसे? जब मौसम खराब हो गया तो बहुत ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको उड़ने के लिए एयर चाहिए, और एयर काफी ऊपर चला गया तो एयर है तो बेचारा उड़ेगा कैसे वो? इसे रहना तो उसको एटमॉस्फेयर में, मौसम खराब हो या अच्छा हो, प्लेन को रहना है एटमॉस्फेयर में। इसलिए प्लेन को काफी अधिक हाइट तक नहीं उड़ाने का कारण ये भी है, एक सर्टेन हाइट तक जहां तक उतना एनफ एयर चाहिए जिससे वो लोड को लिफ्ट कर सके और आगे मूव कर सके। ठीक है, तो बच्चे वही दिक्कत है। हम लोग का जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है वो किससे? कन्वेक्शन से। सनलाइट पहले अर्थ को गर्म किया और अर्थ ने गर्म किया एयर को, और एयर लो डेंसिटी एयर ऊपर चला गया, तो रनवे पर एयर की डेंसिटी काफी कम थी, और काफी कम थी तो प्लेन को टेक ऑफ करने में दिक्कत है, क्योंकि टेक ऑफ करने के लिए भी एयर चाहिए, बर्नौलीज थ्योरम के लिए एयर चाहिए उसको। समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आइए, तो हम लोग का एटमॉस्फेयर किससे गर्म होता है? कन्वेक्शन से। अर्थ गर्म होता है रेडिएशन से, बट हम लोग का एटमॉस्फेयर गर्म होता है किससे? कन्वेक्शन से। तो ये समझ में आ गया। अब सुनो, मान लो कुछ बॉडी सब गर्म है, कुछ है ना, कुछ गर्म है, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट में पानी से क्यों डाल के ठंडा करते हैं? और भी बहुत सारे लिक्विड है, हम लोग पानी को ही एज ए कूलेंट क्यों यूज करते हैं? एक टर्म सोच लो, स्पेशली उसको समझ में आएगा जिन्होंने पढ़ा है कैलोरीमेट्री। नहीं पढ़ा तो रख लेना। सुनो, कैलोरीमेट्री में पढ़े थे, प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करो, एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो बढ़ता है H इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, ये पढ़े थे कैलोरीमेट्री में। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू H बाय एम एस, और डेल्टा थीटा, और ये चीज ध्यान रखना, ये जो S पढ़े थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, जो भी बोलो, ये केमिस्ट्री में कहीं पढ़ोगे, ये कहलाता है ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ। बट ये लॉ कहीं नहीं पूछेगा, सिर्फ ये ध्यान रखना, S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, तो जिसका एटॉमिक मास सबसे कम उसका S सबसे ज्यादा, और जिसका S सबसे ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर चेंज कम होगा। तो सबसे S जो हाईएस्ट है, सबसे जिसका S हाईएस्ट, ये किसके लिखा है? फॉर एलिमेंट के लिए। वाटर तो मॉलिक्यूल है, जितने भी लिक्विड तुम जानते हो ना, उस सभी लिक्विड में S की वैल्यू हाईएस्ट है वाटर का। जितने भी तुम लिक्विड जानते हो, जितना भी लिक्विड तुम जानते हो, उसमें S सबसे हाईएस्ट है वाटर का, तो S सबसे अधिक हाइड्रोजन का है। ठीक है, और उसके बाद अगर आओगे तो वाटर का है, और उसके बाद जितने भी है सबसे कम है। तो सबसे मेन चीज है कि वाटर का S होता है काफी ज्यादा, आउट ऑफ ऑल लिक्विड S सबसे हाईएस्ट है वाटर का, तो डेल्टा थीटा कम। तो पानी, अब देखो ध्यान सुना, तो कूलेंट में पानी यूज करने का पर्पस, भाई हमको एक ऐसा लिक्विड चाहिए जो सामने वाले को ठंडा भी कर दे और खुद भी गर्म ना हो। पता चला तुम्हें किसी को ठंडा करने के लिए गर्म पानी डाल दिए, ठंडा पानी डाल दिए, तो पता चला वो तो ठंडा हो गया, पानी गर्म हो गया, तो फायदा क्या होगा? मुझे एक ऐसा लिक्विड चाहिए ठंडा करने के लिए जो सामने वाले को ठंडा कर दे बट खुद भी गर्म ना हो। अब खुद गर्म कब ना होगा? जब उसका S काफी ज्यादा हो। तो वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स S इज हाईएस्ट। अब सर ये एग्जांपल आपको अचानक यहाँ क्यों याद आ गया? वहां तो आपने बताया नहीं, यहाँ मुझे याद आ गया तो आ गया, अब क्या करूं? ये देखो, जब तुम मुंबई के मरीन ड्राइव जाओगे, ठीक है, और ये समुद्र का पानी है, ठीक है, और ये अपना लैंड का एरिया है। S हाईएस्ट होता है वाटर का, अगर H2 को हटा दो तो जिसका S ज्यादा तो उसका डेल्टा थीटा कम। तो जब दिन होता है तो डेल्टा थीटा कम, तो इस अर्थ का टेम्परेचर अधिक बढ़ता है और इस वाटर का टेम्परेचर कम बढ़ता है। ये रहा अर्थ और ये रहा वाटर। S वाटर का, जितने लिक्विड है उसमें वाटर का S है हाईएस्ट, तो जिसका S ज्यादा डेल्टा थीटा कम। तो जैसे सनराइज हुआ, दोपहर होने के बाद डेल्टा थीटा किसका टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा? लैंड का एरिया टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है और पानी के ऊपर का टेम्परेचर
कम बढ़ता है। यहाँ का टेम्परेचर अधिक बढ़ गया तो यहाँ का जो एयर है इसमें एक्सपांशन हुआ और यहाँ का एयर भाग गया ऊपर, यहाँ का एयर भाग गया ऊपर। और इस जगह को भरने के लिए ये जो समुद्र के ऊपर एयर है, ये यहाँ का जो कोल्ड है, यहाँ जो ये हॉट एयर था ये चला गया ऊपर, और इस जगह को भरने के लिए यहाँ का जो ठंडा एयर है वो यहाँ आ रहा है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, कि कोस्टल एरिया में एयर की डायरेक्शन समुद्र से लैंड की होने का कारण भी क्या है, कन्वेक्शन, लैंड का एस और वाटर का एस। वाटर का एस काफी ज्यादा है तो वाटर का टेम्परेचर कम बढ़ता है, तो वाटर के ऊपर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर का एयर है और यहाँ पर हाई टेम्परेचर का एयर है, यहाँ का एयर ऊपर उठ गया तो यहाँ से यहाँ, और रात में ठीक अपोजिट। आ गया समझ में ये? यस सर। यस सर। है ना? तो ये चीज थोड़ा पॉइंट थोड़ा लिख लो पहले, तो याद आएगा। साइंटिस्ट का नाम सब याद करने की जरूरत नहीं है, मैं भले लिख दे रहा हूं। ड्यूलंग पेटिट लॉ, S inversely proportional to atomic mass. S inversely proportional to atomic mass. S highest किसका? हाइड्रोजन। S highest है हाइड्रोजन का in a liquid, S highest for water. In liquid, S highest for water. Liquid, S highest for water. तो ये सब बस लिख लिया, अपने याद रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फ्राइडे को। आपको मैंने पेपर भेज दिया है, जितने भी नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उसके सारे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए।